नमस्कार। मैं गुलाब मीना, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। बच्चों, आज हम करेंगे राजनीति व्यवस्था के कार्यों का अध्ययन। इससे पूर्व की वीडियो में हमने राजनीति व्यवस्था का अर्थ, परिभाषा, राजनीति व्यवस्था के लक्षण, विशेषताओं का अध्ययन किया था। आज इसी में आगे इसके कार्यों का अध्ययन करेंगे। व्यवस्थावादियों ने ऐसे 4 कार्यों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार हर राजनीतिक व्यवस्था को कम या अधिक मात्रा में ये 4 कार्य अनिवार्य रूप से करने होते हैं। इन 4 कार्यों का ठीक से निष्पादन न होने पर राजनीतिक व्यवस्था विखंडित होने की स्थिति में पहुंच सकती है। उनके अनुसार ये 4 कार्य है। फर्स्ट है चयन और संयुक्तिकरण के कार्य, दूसरा रूपांतरण या निर्गत कार्य, तीसरा व्यवस्था अनुरक्षण के कार्य और चौथा है व्यवस्था अनुकूलन के कार्य। फर्स्ट है चयन और संयुक्तिकरण का कार्य। राजनीतिक व्यवस्था को समाज में उत्पन्न होने वाले संघर्षों और विभेदों को ऐसी सीमाओं में रखना होता है जिससे वे राजनीतिक व्यवस्था के लिए घातक नहीं बन सके। इसके लिए राजनीतिक व्यवस्था को उन मांगों पर ध्यान देना होता है जो राजनीतिक समुदाय राजनीतिक व्यवस्था के समाधान के लिए पेश करता है। हर राजनीतिक समाज में उठने वाली मांगें असंख्य या अनगिनत होती हैं। अतः राजनीतिक व्यवस्था को इन सब पर विचार करने से पहले इन मांगों को लेकर 2 कार्य करने होते हैं। पहला है मांगों के चयन का, दूसरा कार्य है चुनी या छांटी गई मांगों को संयुक्त करने का होता है। राजनीतिक व्यवस्था को मांगों का चुनाव या छंटनी इसलिए करनी होती है क्योंकि हर राजनीतिक व्यवस्था में कुछ ही मांगों को पूरा करने के सामर्थ्य और कुछ ही मांगों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। राजनीतिक व्यवस्था को मांगों का अभिज्ञान हो, इसके लिए मांगे रखने वाले कई साधन अपना सकता है, जिनमें हड़तालें, तोड़फोड़, हिंसात्मक प्रदर्शनों तक का सहारा लिया जा सकता है। स्वयं राजनीतिक नेताओं के द्वारा मांग विशेष के चयन का दबाव डाला जा सकता है। अतः विविध मांगों में से कुछ को संसाधन के लिए छांटना राजनीतिक कारणों से लेकर व्यवस्था के साधनों तक निर्भर करता है। वैसे सामान्यतः मांगों के चयन में राजनीतिक व्यवस्था के नॉर्म्स, मूल्य, परंपराएं, साधन और मांगों की उग्रता तथा समर्थन का आधार प्रमुखता देखा जाता है। मांगों के चयन में उनके उचितपन और उनके पूरा करने से उत्पन्न होने वाली संभावित प्रतिक्रियाओं का भी ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार चुनी या छांटी हुई मांगों का संसाधन का एक एक करके करना हर राजनीतिक व्यवस्था के लिए असंभव होता है। इस कारण मांगों के संबंध में दूसरी क्रिया इनके संयुक्तिकरण की होती है। मांगों में एक से तत्व निहित होने पर या एक से लक्ष्यों से संबंधित मांगों को एक साथ करके विशिष्टीकरण के स्तर से सामान्य तक के स्तर पर लाया जाता है। यह प्रक्रिया यहीं समाप्त नहीं हो जाती। ऐसी मांगों में समय, साधनों और प्रक्रियाओं की दृष्टि से प्राथमिकताओं का निश्चय करना होता है जिससे मांगों में कोई अनुक्रम स्थापित किया जा सके। इसके बाद मांगों को रूपांतरण या सत्तात्मक निर्णय के लिए राजनीतिक व्यवस्था अपने विचाराधीन रख लेती है। दूसरा कार्य है रूपांतरण या निर्गत कार्य। इसके अंतर्गत राज्य व्यवस्था मांगों पर विचार करते हुए उन्हें निर्णयों में परिणत करती है। यह कार्य 3 चरणों में किया जाता है: नियम निर्माण, दूसरा नियम क्रियान्विति, तीसरा नियम अधिनिर्णय। इन कार्यों का स्वरूप आदर्श और व्यवहार दोनों पर ही निर्भर करता है। तीसरा कार्य आता है व्यवस्था अनुरक्षण का कार्य। हर राजनीतिक व्यवस्था में मांगों के पूरा न होने पर तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की अवस्था आती है। राजनीतिक व्यवस्था में यदि बहुत सी मांगें हों या खास किस्म की मांगें हों तो उनके पूरा न होने पर तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है और राजनीतिक व्यवस्था की रूपांतरण प्रक्रिया पर दबाव बढ़ता है। यह दबाव एक सीमा से अधिक होने पर व्यवस्था का अनुरक्षण असंभव हो जाता है। अतः स्टर्न और आमंड दोनों ने ही व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दबाव को कम करने का एकमात्र माध्यम मांगों को नियंत्रित करना माना है। दबाव मांगों से उत्पन्न होता है, इस कारण मांगों का नियंत्रण व्यवस्था के अनुरक्षण के लिए आवश्यक हो जाता है। यही कारण है कि मांगों को नियंत्रित करने के लिए राजनीतिक व्यवस्थाएं निम्नलिखित कुछ प्रमुख कदमों के उठाने पर जोर देती है।
मांगों को नियंत्रित करने के कुछ कदम, जैसे फर्स्ट है निर्माणपरक विधियां जिनसे मांगों की देखरेख का काम होता है, जैसे राजनीतिक दल और हित समूह। दूसरा सांस्कृतिक विधियां विभिन्न प्रतिमान जिनसे मांगों के औचित्य पर विचार किया जा सकता है। तीसरा संचार के माध्यमों इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। चौथा विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासकीय संगठनों द्वारा जिनसे परिवर्तन प्रक्रिया में ही मांगों पर नियंत्रण कर लिया जाता है। ये मांगों को नियंत्रित करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था द्वारा कुछ ये कदम उठाए जा सकते हैं। स्टर्न मांगों के नियंत्रण की इन विधियों से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि दबावों को कम करने के लिए मांगों को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु तो मांगों को न्यूनतम करना आवश्यक है। और इसके लिए उसने सुझाव दिया है कि मांगों को 3 प्रकार से न्यूनतम बनाए रखा जा सकता है। फर्स्ट है मांगों का समूहीकरण या संयुक्तिकरण। एक सी या एक से लक्ष्य वाली मांगों को एक साथ करके उनको विशिष्ट से सामान्य स्तर पर लाकर उनका सामान्य उपचार कर दिया जाता है। दूसरा मांगों के न्यूनीकरण में विधि है व्यवस्था स्तरीय। इसमें मांगों को कुछ संरचनात्मक द्वारा पार करके ही आगे बढ़ने के कारण अनेक मांगें नियम या विधियों द्वारा द्वारपालों द्वारा रोक दी जाती हैं, क्योंकि इन संरचनात्मक या संस्थागत द्वारों से पार होने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। इन शर्तों के पूरा होने पर ही मांग द्वार पार कर व्यवस्था में रूपांतरण के लिए आगे बढ़ सकती है। ऐसे संस्थागत द्वार हर राजनीतिक व्यवस्था में विधानमंडलों, मंत्रिमंडलों, न्यायपालिकाओं या प्रशासन के अंगों के रूप में होते हैं। जो मांगे केवल इन द्वारों से गुजर कर ही निर्णय सत्ताओं के पास आने के लक्षणों वाली होती है, उनको अनिवार्यतः इन्हीं मार्गों से आना पड़ता है, आगे बढ़ना होता है। इस प्रक्रिया से मांगों की संख्या में बहुत कमी आ जाती है। तीसरा तरीका है मांगों को कम करने की तीसरी विधि में मांगों को सामान्य मुद्दों का रूप दिया जाता है, अर्थात मांग को विशिष्ट से सामान्य स्तर पर ऊपर उठाया जाता है, जिससे मांग सामान्य महत्व प्राप्त कर लेती। इससे उसका सकारात्मक या नकारात्मक समाधान, हाँ या ना में समाधान करने के लिए सामान्य नियम या नीति का निर्माण करना आसान हो जाता है। इस प्रकार देखते हैं कि व्यवस्था व्यवस्थित अनुरक्षण तभी बनाए रख सकती है जब उस पर दबाव कम हो। मांगों द्वारा उत्पन्न दबाव कम करने के लिए या तो मांगों को नियंत्रित करने की विधि अपनाई जा सकती है या स्टर्न द्वारा प्रतिपादित न्यूनीकरण की विधि अपनाई जा सकती है। व्यवस्था की सामर्थ्य से अधिक मांगों को बढ़ने दिया गया तो अनिवार्यतः व्यवस्था को इस मांग वृद्धि के भार से दबकर टूटना होगा और उसका अनुरक्षण नहीं हो सकेगा। अतः हर राजनीतिक व्यवस्था अपने अनुरक्षण के लिए मांगों को सीमाओं में रहने की विधियों में से कुछ या अनेक का प्रयोग करके अपने अनुरक्षण का कार्य करती है। लास्ट कार्य व्यवस्था अनुकूलन का कार्य है। राजनीतिक व्यवस्था एक मशीन की तरह ही मानी जा सकती है। जिस प्रकार यंत्र के सुचारू कार्य करने के लिए आवश्यक है कि उसके भागों को चिकनाए रखा जाए और इसके हिस्सों की आवश्यकता पड़ने पर मरम्मत की जाए, और अगर मरम्मत से काम न चले तो उस हिस्से को बदल दिया जाए। यही बात राजनीतिक व्यवस्था पर लागू होती है। व्यवस्था अनुकूलन बनी रहकर अपने कार्य निष्पादित करते रहे, इसके लिए उसे चिकनाए रखना जरूरी है। राजनीतिक व्यवस्था को इस कार्य में राजनीतिक सामाजिकरण के द्वारा रखा जाता है। आवश्यकता पड़ने पर नए लोगों को राजनीतिक व्यवस्था में भर्ती भी की जाती है। अतः राजनीतिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण कार्य संपूर्ण व्यवस्था को रूपांतरण कार्य निष्पादन की व्यवस्था के अनुकूलन बनाए रखना है। इससे रूपांतरण प्रक्रिया पर सीधा प्रभाव पड़ता है। व्यवस्था के अनुकूलन के अभाव में रूपांतरण प्रक्रिया में शिथिलता आ जाती है, इसकी कार्यकुशलता कम हो जाती है और कभी कभी अल्पमत स्थितियों में संपूर्ण रूपांतरण प्रक्रिया ठप हो सकती है। अतः राजनीतिक व्यवस्था में सामाजिकरण की प्रक्रिया का निरंतर चलते रहना आवश्यक है। राजनीतिक व्यवस्था के अनुरक्षण के लिए भी सामाजिकरण व व्यवस्था का अनुकूलन अनिवार्य है। राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों के बारे में यही कहा जा सकता है कि राजनीतिक व्यवस्थाएं सर्वत्र उपरोक्त ये चारों कार्य निष्पादित करती हैं। कार्यों में मात्रात्मक अंतर अवश्य पाए जाते हैं, क्योंकि यह सभी कार्य राजनीतिक व्यवस्था के सामान्य मूल्यों, आदर्शों, नॉर्म से सापेक्ष रखते हैं। इस प्रकार एक स्वेच्छाचारी व्यवस्था में भी व्यवस्था यही चारों कार्य करेगी, किंतु नॉर्म्स के अलग होने के कारण उनकी निष्पादन शैली व मात्रा में लोकतांत्रिक व्यवस्था से भिन्नता पाई जाएगी। थैंक्स, आज के लिए इतना ही।